बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 5वीं गणित में गुणज एवं गुणनखंड पढ़ रहे हैं। बच्चों इस पूर्व के भागों तक हमने लगभग ये देख लिया था कि लघुत्तम समापवर्त हम कैसे निकाल सकते हैं या कैसे निकाला जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण संख्याओं के गुणनखंड लिखते हैं। तो आइए बच्चों देखें, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो। सबसे पहले 2 के गुणनखंड। 2 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे बच्चों? 2 के गुणनखंड होंगे 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि 1 से विभाजित हो जाएगा और 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 के गुणनखंड में 1 आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार 4 के गुणनखंड में 1, 2 और स्वयं 4। इसी प्रकार 5 के गुणनखंड में 1 आएगा और 5 आएगा बच्चों। 8 के गुणनखंड में 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड में 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा 12, 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं 12 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए 7 गुणनखंड में 1 और 7 होगा। अब आइए बच्चों, इनके आधार पर हम निम्न प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। वह संख्या कौन सी है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है? तो ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसी कोई संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो आपको देखने से पता चलेगा कि सभी संख्याओं में 1 अवश्य आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 1। क्या कोई ऐसी संख्या भी है जो खुद का गुणनखंड नहीं है? तो उत्तर आपको लिखना होगा नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों उत्तर में? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगला है, वे संख्याएं लिखो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? केवल 2। तो वे संख्याएं कौन कौन सी भाई जिनके 2 गुणनखंड है? ध्यान से देखिए, हम एक बार और चलते हैं ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पर 2 है जिसके 2 गुणनखंड है, 3 के 2 गुणनखंड है, इसी प्रकार 5 के 2 गुणनखंड है और 7 के भी 2 गुणनखंड है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड है बच्चों, या 2 ही गुणनखंड है? तो वे संख्याएं हैं 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7 जो हमारे आंसर हो जाएंगे। अर्थात हमने जाना कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं बच्चों। और यदि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो कहलाते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहलाएंगे बच्चों? भाज्य संख्याएं। अब आइए देखते हैं, अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाओ। अभाज्य संख्याओं पर हमको क्या करना है? घेरा लगाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो जिनके 2 ही गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगे। जैसे 23 अभाज्य संख्याएं हैं, 17, 23 फिर 17 हो जाएगा बच्चों, और उसके बाद फिर आएगा आपका 19। तो इस तरह से 23, 17 और 19 क्या है? अभाज्य संख्याएं है। क्या है यहाँ पर? अभाज्य संख्याएं। 4 से 10 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारा 2, 3, 5, 7। ये हो जाएगा अभाज्य संख्याएं जो 4 से 10 के बीच आता है। तो हो जाएगा आपका 5 और 7। कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चों? 5 और 7, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के तो 2, 3, 5, 7 आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा 4 से 10 के बीच, तो हमारा हो जाएगा 5 और 7। अगला है, 35 के सबसे निकट कौन सी भाज्य संख्या है? तो कौन सी भाज्य संख्या जो 35 के सबसे निकट है बच्चों? ध्यान से सोचिए और जल्दी बताइए। सोच लिया होगा आप लोगों ने, वो है आपका 31। क्या है? 31, 31। 4 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखिए, जैसा कि यहाँ पर आप पहले से जानते हैं। 4 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? 2 और 3। अगला है, 1 से 10 के बीच की भाज्य संख्याएं लिखिए। भाज्य मतलब जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो कौन कौन से होंगे? चलिए देखते हैं। एक होगी संख्या हमारा 4 जो 1 से 10 के बीच आता है। फिर आ जाएगा बच्चों 6, फिर आएगा आपका 8, फिर आ जाएगा आपका 9। ये इस तरह से जो 1 और 10 के बीच आता है। 4, 6, 8 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य है। क्या है? भाज्य। ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अब महत्तम समापवर्तक। बच्चों आपको ज्ञात है कि किसी संख्या के अपवर्तक उस संख्या को पूरा विभाजित करते हैं।
तो क्या तुम 12 के सभी अपवर्तक लिख सकते हैं? चलो देखते हैं कि 12 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। जैसे 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा 12, फिर 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में 12 आता है। इन सभी संख्याओं का 12 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसीलिए सभी संख्याएं क्या होंगे? 12 के अपवर्तक होंगे। इसी तरह 18 के सभी अपवर्तक हमको लिखना है। तो 18 का अपवर्तक क्या आएगा? 1 आएगा बच्चों, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद आ जाता है आपका 6, 6 के बाद आ जाएगा 9 और 9 के बाद आ जाएगा स्वयं 18। तो इस तरह के सभी अपवर्तक हमने यहाँ पर लिख लिया, 1 2 3 6 9 और 18। ये क्या है? 18 के अपवर्तक है। आओ बच्चों देखते हैं 16 और 32 का मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक पता करते हैं। तो सबसे पहले हम 16 के अपवर्तक लिख लेंगे, 1 2 4 8 और 16 होगा। 32 के अपवर्तक हमने लिख लिया, 1 2 4 8 16 और 32। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 16 और 32 में समान अपवर्तक कौन कौन से हैं? तो हमारा 1 हो जाएगा जो समान है, 2 हो जाएगा बच्चों जो समान है, 4 हो जाएगा जो दोनों में है, 8 हो जाएगा जो दोनों में है और 16 जो दोनों में है। तो 1 2 4 8 16 है जो समान अपवर्तक है। और इन समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे बड़ा समान अपवर्तक क्या है बच्चों? 16 है। अतः 16 और 32 का मसा क्या हो जाएगा? 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम इसी अपवर्तक विधि से मसा याद करते हैं और मसा की पहले संख्या है 8 और 12 दिया हुआ है। तो चलिए हम 8 और 12 का अपवर्तक विधि से समापवर्तक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर बच्चों 8 और 12 का अपवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम 8 का अपवर्तक निकालेंगे। 8 का अपवर्तक हो जाएगा 1 2 4 और स्वयं 8। इसी प्रकार 12 का अपवर्तक हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 6 और स्वयं 12। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों जो अपवर्तक है 1 है जो समान है, 2 है, फिर 4 है और इसके बाद कोई अपवर्तक है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है बच्चों? 4। तो 8 और 12 का जो मसा होगा, जो सबसे बड़े अपवर्तक अर्थात 4, ये इसका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप सब बना सकते हैं। मान लीजिए हमको 10 और 20 का इसी प्रकार मसा मालूम करना हो तो इसी प्रकार 10 के अपवर्तक लिख लीजिए आप। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। और उसके बाद 20 का अपवर्तक हमको लिखना है बच्चों, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और स्वयं 10 भी होगा बच्चों, 10 भी हो जाएगा और 20 हो जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा समान अपवर्तक है वो है क्या है? 10। इसलिए हमारा मसा हो जाएगा, महत्तम समान अपवर्तक हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हमको निकालना होता 15 और 22 का निकालना होता, तब हम 15 के अपवर्तक लिख लीजिए। 1 है, 3 है, 5 है और स्वयं 15 है। उसी प्रकार 22 के अपवर्तक हम देखते हैं, 1 है, 2 है और उसके बाद आ जाएगा आपका 11 और स्वयं 22। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है बच्चों? इन दोनों में सबसे बड़ा अपवर्तक है 1 जो दोनों में है और समान है, अर्थात इसका मसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपवर्तक ज्ञात करके मसा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। बच्चों इसके साथ ही अध्याय 6 गुणज एवं गुणनखंड समाप्त होता है। निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में, नए अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।